साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। करेंगे शुरुआत और होगी बात मंदिर वर्सेस मकबरा, धर्म पर सियासी विवाद आखिर क्यों छिड़ा। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको आज के पॉलिटिकल पंच। और तोड़ फोड़ किया, इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे। ये केवल यही नहीं, मेरे यहाँ एक 2.0 हेक्टेयर में छोटा सा मजाक था और आपके नेता ने जबरदस्ती उसको उजड़वा दिया। तो ये एक परिपाटी चल गई है कि मुस्लिम मदरसों को तोड़ो, मुस्लिम मकबरों को तोड़ो, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े और एक पक्षीय राजनीति इनकी चल सके। फतेहपुर 11/8/2021 को शाम को 6:21 पर इस पर रिपोर्ट लिखी गई। रिपोर्ट लिखी गई और ये 11 लोगों के नामजद रिपोर्ट है, और नहीं 10 लोगों के नामजद है और 11वां 150 लोग अज्ञात। कल की जो घटना थी बाकायदा इस पर रिपोर्ट पंजीकृत हुई और पूरी तरीके से कानून अपना काम करेगा। जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, उसको न्यायिक प्रक्रिया के तहत दंड जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। ट्रेंड लोग वो समाज बटे, नफरत फैले, दूरियां बढ़े, तभी राजनीति में वो कामयाब होंगे। अंग्रेजों ने जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाई थी, जो दल अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, जो विचारधारा अंग्रेजों की बनाई हुई है, उसी विचारधारा पे ऐसे लोग चल रहे हैं। वो नफरत पसंद करते हैं, दूरियां लाना चाहते हैं समाज के अंदर। हेट्रेड का माहौल पूरे देश में बीजेपी ने जो बनाया है, और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में तो उनको खुली छूट दी गई है कि जो कोई भी मुसलमानों से रिलेटेड हिस्टोरिकल, कल्चरल, रिलीजियस जगह होगी, उस पर आप किसी भी किस्म से आप उस पर हमला कर सकते, क़ानून को अपने हाथ में ले सकते। और उत्तर प्रदेश की सरकार आंखें बंद कर लेगी, कानें बंद कर लेगी। विजन 2047 लाना चाह रहे हैं, तो देखिए करेंगे तो कुछ नहीं ये लोग, और ये अपने पूर्वजों से ही सीख ले लें। अगर वर्तमान अच्छा हो तो अपने आप भविष्य अच्छा हो जाएगा, लेकिन इनको कुछ नहीं करना है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं और सैफई को एक तरह से गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों का एक तरह से अड्डा बना दिया है, और उनको वहीं पर संरक्षण जब सत्ता में थे तब भी देते थे, आज भी देने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार के समय में जो अपराध करेगा, वो चाहे सैफई में जाके छिपे और चाहे वह कहीं और जाके छिपे, उसे खोज निकाला जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कानून के खिलाफ अपना काम करेगा। तो फतेहपुर विवाद को लेकर विधानसभा के मानसून सत्र में माहौल गर्म दिखाई दिया और विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर तीखे तेवर दिखाए तो पलटवार भी उतना ही धुआंधार रहा। अखिलेश यादव और ओवैसी ने इस मामले को समाज को बांटने की कोशिश और नफरत भरा मुद्दा करार दिया, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने तीखा तंज कसते हुए कहा कि गुंडे, माफिया, दंगाई सैफई परिवार के भाई। वहीं फतेहपुर हंगामे में समाजवादी पार्टी के एक नेता पप्पू सिंह चौहान का नाम सामने आया तो पार्टी ने फौरन नेता को निष्कासित कर दिया, और निष्कासन के बाद पप्पू सिंह ने एसपी पर गंभीर आरोप लगाए। और इस पूरे माहौल के बीच सवाल यह है कि मंदिर मकबरे की लड़ाई सदन में सैफई परिवार तक क्यों आई, और फतेहपुर का आरोपी पप्पू बोला एसपी का मुस्लिम कार्ड खोला। इसी पर आज की महाबहस करने जा रहे हैं, और जो गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, ये उस इंट्रोडक्शन आप लोगों का करा देते हैं। हमारे साथ अब से थोड़ी देर बाद संजय चौधरी जी बीजेपी प्रवक्ता होंगे, दीपक रंजन जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं सपा प्रवक्ता, यशोवर्धन आजाद जी पूर्व आईपीएस भी हमारे साथ होंगे, नाजिम खान साहब हमारे साथ हैं मुस्लिम स्कॉलर, एचएस रावत जी हिंदू धर्मगुरु हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप मेहमानों का स्वागत है, और चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले महाबहस के सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। मंदिर मकबरे की लड़ाई सदन में सैफई परिवार तक आई। जिस तरीके से मकबरे का विवाद चल रहा है उसमें एक सपा नेता का नाम सामने आता है, उसके बाद पार्टी उस पर एक्शन लेती है,
लेकिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी यहां एक दूसरे पर सांप्रदायिकता का आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे में सैफई परिवार पर भी निशाना बीजेपी की ओर से साधा गया। फतेहपुर का आरोपी पप्पू बोला, एसपी का मुस्लिम कार्ड खोला। तो अब पप्पू कह रहा है कि समाजवादी पार्टी में जो है वो एक ही तरह के लोगों का बोलबाला है, बाकी के कार्यकर्ताओं की वहां पर कदर नहीं है। सपा ने हालांकि पप्पू सिंह चौहान को निष्कासित कर दिया है। मंदिर वर्सेस मकबरा, धर्म पर सियासी विवाद छिड़ा। मतलब एक तरफ संभल को लेकर ये पूरा जो विवाद है, उसके बाद धार्मिक भावना से शुरू हुआ ये विवाद किस तरह सियासत में तब्दील हुआ और फिर एक संभल पार्ट 2 यहाँ फतेहपुर में होता हुआ क्या नजर आ रहा है। तो चलिए एक एक करके सभी गेस्ट को स्क्रीन पर लाइए। कौन कौन हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ पूर्व आईपीएस यशोवर्धन आजाद जी भी जुड़ चुके हैं। इंतजार यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता का है, हालांकि सवालों की शुरुआत उन्हीं से करनी थी, लेकिन दीपक रंजन जी आप ही के पास आते हुए, तो क्या अब फतेहपुर संभल पार्ट 2 बनने जा रहा है? उसमें एक समाजवादी पार्टी के नेता का नाम सामने आना, उसके बाद आप बीजेपी और बीजेपी आप पर सांप्रदायिकता का आरोप लगा रही है। देखिए आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी की फितरत है कि आपसी सौहार्द बिगाड़ना। जिस तरीके से आज हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके तुष्टीकरण की राजनीति करी, चाहे रहा सवाल पप्पू सिंह चौहान का, उसको तो पार्टी ने तुरंत निष्कासित कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं मुखलाल पाल जी, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? उनका जो 10 आरोपी है उसमें तो नामजद भी नहीं है वो, जिन्होंने आह्वान किया, जिन्होंने लोगों को उकसाया। भाई जो भी ऐतिहासिक धरोहरें हैं उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? वो प्रदेश सरकार की लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना किसकी जिम्मेदारी? लेकिन आप सदन नहीं चलने दे रहे ना, हंगामा कर रहे हैं इस पर। भले ही आप चर्चा की मांग कर रहे हैं, पर सरकार की तरफ से कहा गया है कि अब लॉ एंड ऑर्डर देख रहा है इस पूरे इशू को। देखिए लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही बात है। भाई प्रशासन से जब इन्होंने बात की थी, प्रशासन ने आपको 11 तारीख को जाने की अनुमति नहीं दी थी, तो आप किसके अधिकार से आप वहां पे चले गए थे? उसके बाद आप कप्तान साहब को चैलेंज कर रहे हैं कि आप हमको गोली मार दो, जिसको गोली मारना करके गोली मार दो। इस तरीके की बयानबाजी खुलेआम आ रही है, आपके मीडिया जगत के लोग उसको कवर कर रहे हैं, लोग दिखा रहे हैं। तो ये आप देखिए आपके स्क्रीन पे किस तरीके से दिखा रहे हैं, किस तरीके से लोगों ने मकबरे के अंदर जाकर के तांडव करने का काम किया। जब मालूम था जिला प्रशासन को कि वहां पे माहौल ठीक नहीं है, तो प्रशासन ने बैरिकेडिंग क्यों नहीं करके रखी थी पहले से? भाई पूरी तरीके से प्रशासन का फेलोटी है और सरकार तो चाहती है कि ऐसे। अच्छा देखिए इसमें एक चीजें जो निकल करके आ रही है आस्था जी, वो जमीन को कब्जा करने की भी निकल करके आ रही है। वो 11 बीघे की जमीन है, भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको जमीन को कब्जा करना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से मेरी ये आपने नया एंगल दिया इस पूरे विवाद को कि यहाँ पर जमीन का कब्जा भी एक एंगल हो सकता है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। रुक करते हैं। एच.एस. रावत जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं। रावत जी, जब से बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट के थ्रू सुलझा है, उसमें फैसला आया है, और आप देखिए देश भर से अलग अलग ऐसी मांगे उठने लगी हैं कि वहां मंदिर था उसको खोद कर देखिए। कृष्ण जन्मभूमि भी उससे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा साउथ से भी ऐसे कई केसेस आए, उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग जगह लोग इसी तरह का दावा कर रहे हैं। संभल का मामला ऑलरेडी इसी ट्रैक पर आगे बढ़ रहा है। तो अब क्या फतेहपुर भी ये संभल 2 एक तरीके से इसको समझा जाए? अब इसमें विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि क्यों समाज की शांति भंग कर रहे हैं, क्यों सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। ऐसे तो ये सिलसिला रुकेगा ही नहीं, इसका कोई तरीका होना चाहिए, या क्या जो हो रहा है वो सही, आप उससे सहमत हैं? देखिए आस्था जी, सब्र का बांध जब टूट जाता है ना तो क्रांति की उत्पत्ति होती है। जब सब्र का बांध टूट गया 500 वर्ष का, तो बाबरी ढांचा गिरा दिया। सब्र का बांध टूटा संभल के अंदर, तो ये स्थिति पैदा हुई और आगे भी ये स्थिति पैदा हुई। या तो सरकार को जो वर्षे पैक्ट है उसको हटाना चाहिए, और जो हिंदुओं की धरोहर है उन पर मुकदमे चालू होने चाहिए, और जो भी कोर्ट फैसला करे, जो साक्ष्य अगर हिंदू देते हैं तो हिंदू को चीज देनी चाहिए, चाहे वो जमीन का मामला है और चाहे वो मंदिर का मामला है और चाहे वो मजार का मामला है। और अगर मुसलमानों का तो मुसलमानों को दे। दूध का दूध, पानी का पानी इस समय लोकतांत्रिक ढांचे में होना चाहिए। वो जमाना चला गया जब उस समय मुसलमानों का राज था, उस समय उनकी तूती बोलती थी, तलवार के दम पर उन्होंने लाखों मंदिरों को तोड़ दिया। आज वो जमाना नहीं है। आज एक स्वतंत्र भारत है और स्वतंत्र भारत आज अमेरिका से टकराने के लिए तैयार है। संविधान से चल रहा है देश, इस देश में नियम कानून है। मेरा सवाल ये था कि सिलसिला आखिर कहां जाके रुकेगा? अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के साथ में। इस तरह खुले मंचों से कहेंगे कि जिसके पास जो प्रूफ है आप दीजिए। आप जानते हैं कितना बड़ा देश है ये। आस्था जी, अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के साथ में रहती हैं। वो अपना संवैधानिक अधिकार नहीं रख सकते। उनके लिए कानून बना दिए संसद में, वर्षे पैक्ट, आप उस पर कोर्ट केस नहीं कर सकते। ये कौन सा तरीका है? तो हमारा संवैधानिक अधिकार तो हमारा गला घोट रखा है, उसके खिलाफ हम बात करना चाहते हैं। देखिए आस्था जी,
मैं समझता हूं कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। वो आदरणीय रावत जी जो है उसी बात को जो है बखान कर रहे हैं कि भाई रूल आपके पास माननीय न्यायालय, आप न्यायालय का दरवाजा खटखटाइए, जिला प्रशासन है आप उसका दरवाजा खटखटाइए। आप बता रहे हो कि इतने 500 साल से जो लंबी था, ये भी तो मकबरा 1704 का है। वो जो वहां पर मंदिर बना अगर माली अयोध्या में, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से तो बना, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से तो बना, ये हमारे आपके आदेश से बन गया। हम आपने जाकर के वहां पे मंदिर बना दिया। तो जहां पर रूल ऑफ लॉ है, कानून है, जहां पर माननीय न्यायपालिका है, तो लोगों को उसमें विश्वास नहीं है। आप लोगों को उकसा रहे हैं कि आप जाओ तोड़ दो, मकबरे तोड़ दो, मंदिर तोड़ दो, मस्जिद तोड़ दो। आप इस तरह के, आप तो साधु संत महात्मा होकर के, सनातन होकर के आप ऐसी बोली भाषा आपके आदरणीय राव जी होनी चाहिए कि आप लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं एक सम्मानित चैनल पे बैठ करके। ठीक है, 500 साल से सब्र कर रहा था आदमी, नहीं, देश सब्र का संविधान बांध से टूट चलता गया। है और किसी को संविधान से कोई चलेगा ना। बात रखनी है, कहनी है, किसी की कोई मांग है, तो उसके लिए अन्य संवैधानिक रास्ते हैं इस देश के अंदर और सबको ये अधिकार मिला हुआ है इस देश के अंदर। यशोवर्धन आजाद जी हमारे साथ हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी। सर, आपसे समझना चाहेंगे ये जो पूरा मामला है फतेहपुर में, वहां इतनी जो भीड़ थी, हम देख रहे थे तस्वीरों में, पुलिस की बैरिकेटिंग को धकेला, पुलिस को धकेला, मकबरे पे चढ़ गए और ये सब कुछ जो हुआ, तो काफी समय से इसे लेकर वहां पर चीजें चल रही थी, मांग हो रही थी। तो क्या ये पुलिस प्रशासन की लापरवाही है कि भीड़ वहां पर आती है, इतनी पुलिस हमें वहां पर दिख रही है, उसके बाद भी वो मकबरे तक पहुंच जाती है और फिर यह इशू जो है वो इतना बड़ा हो जाता है? हमने संभल में देखा किस प्रकार की हिंसा हुई, तो क्या इसमें पुलिस प्रशासन की लापरवाही हुई है? सिंपल इशू है। जिला प्रशासन को मालूम था कि ऐसी घटना होने वाली है। जिला प्रशासन को तत्काल, उस समय जब ये अनाधिकृत प्रवेश हो रहा था, तत्काल उनको टीयर गैसिंग करनी चाहिए थी, लाठीचार्ज करनी चाहिए था और किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं फैलाने देना चाहिए था। लेकिन उनकी ये गलती है, ये उनकी भूल है। जिला प्रशासन डर गया और मैं समझता हूं जिला प्रशासन जो है उसने अपना कार्य बिल्कुल नहीं किया। अब सबसे पहले ये करना चाहिए कि जो व्यक्ति इसमें नामजद हैं, जो कि जिन्होंने अनाधिकृत प्रवेश किया, उनके खिलाफ वो धाराएं लगनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम अगर धारदार हथियार का उपयोग हुआ है, क्योंकि वो सेक्शन लगा है, और दूसरी वैमनस्यता की जो धारा है उसे भी लगाई गई है। ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उनमें उसकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। और साथ में आपस में जो झगड़े हुए हैं उसमें जिन लोगों ने धारदार हथियार का प्रयोग किया है, चाहे हिंदू की तरफ से चाहे मुसलमान की तरफ से, उन दोनों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और जब तक इसका मामला, चाहे अंदर में इस मामले के विवाद को नहीं सुलझाया जा सकता है, वो बाहर कोर्ट में होगा, सरकार द्वारा होगा, लेकिन इस जगह को सुरक्षित बनाकर। बिल्कुल, अब समाज में से कुछ लोग या भीड़ में से कुछ लोग ऐसे हक मांगने निकलेंगे, आप देखिए पुलिस के साथ धक्का मुक्की, हिंसा, तो इस तरह तो फिर शहर शहर सिचुएशन अनस्टेबल हो जाएगी, क्योंकि इस तरह के विवाद और असहमतियां तो बहुत बड़े पैमाने पर हैं। तो एक तरीका होना चाहिए कि आप कैसे इंसाफ मांग रहे हैं, आप कैसे अपने आंदोलन या लड़ाई को आगे लेकर जाते हैं, क्या ये तरीका सही है? और पुलिस प्रशासन को भी मुस्तैद होना चाहिए। हमारे साथ संजय चौधरी जी, फिलहाल नेटवर्क दिक्कत के कारण स्क्रीन पर तो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। संजय चौधरी जी, यहाँ पे यही चर्चा चल रही है और उसमें पुलिस प्रशासन और सरकार की लापरवाही मानी जा रही है कि फतेहपुर में जो ये सब कुछ हुआ, पुलिस को धकेल कर, उससे झड़प करके मकबरे पर पहुंच गए, मतलब ये कहा जा रहा है कि ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश है आप लोगों की तरफ से। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कल ही जब ये घटना हुई तो इस घटना के बाद एफआईआर लॉन्च की। 10 लोगों के खिलाफ नामजद है और 150 लोग इसमें अज्ञात दर्ज हैं। बड़ी बात यह है कि इस 10 लोगों में से एक आदमी वो है जो समाजवादी पार्टी से संबंधित है और इस बात को विधानसभा के सत्र पर आज रखा गया। कल की घटना थी, कल ही इस पर एक्शन हुआ, एफआईआर लॉन्च हुई, उसकी जांच हो रही है। और शरारतपूर्ण बात क्या है, विद्वेषपूर्ण बात क्या है कि इसमें एक व्यक्ति वो इन्वॉल्व है जो समाजवादी पार्टी से संबंधित है और आज समाजवादी पार्टी ही सदन को चलने से रोक रही है। मतलब षड्यंत्र भी करना, उसके लिए चिल्लाना भी और उसके लिए सदन को भी रोकना, ये सोची समझी राजनीति है। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने बिना एक भी पल गवाए हुए इस जो भी एक्शन कड़े से कड़ा संभव था, मैंने कहा ना कि 10 लोग जो वहां दिखाई दे रहे थे नामजद, उनके खिलाफ एफआईआर है। 150 लोग जो नहीं अभी पहचान में आ रहे हैं उनको अज्ञात में दर्ज किया गया है और उन सबको ढूंढा जा रहा है और उसमें 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं।
और जो समाजवादी पार्टी से संबंधित है वो भी व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है। जांच हो रही है, जांच में जो ठीक है, भी लेकिन दोषी संजय पाया जी, जाएगा, यहाँ कोई पुलिस और भी प्रशासन पर भी लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। बड़े आराम से वो सभी लोग जो आंदोलनरत थे वो आते हैं, बैरिकेड धकेलते हैं, पुलिस वालों को धकेलते हैं। पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना चाहिए था, ऐसा माना जा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से पुलिस ने उस समय जो भी उपयुक्त कार्रवाई की और उसके बाद प्रिकॉशनरी एक्शन जो लेना चाहिए पुलिस ने बिना एक भी पल गंवाए किया, और इस पर जितनी कड़ी कार्रवाई हो सकती थी वो किया। जो उसमें लोग थे उन्हें गिरफ्तार किया, और भी जो लोग इसमें हैं आज रात तक उसमें अधिसंख्य लोग पकड़े आएंगे। ये उत्तर प्रदेश की सरकार है, किसी को लॉ एंड ऑर्डर से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं है। ठीक है, और दीपक जी, इतनी हम कड़ी इंतजार कर रहे हैं संजय जी, आप जल्द से जल्द कार्रवाई, इतनी कड़ी कार्रवाई और उस कार्रवाई को लेते हुए अच्छी कार्रवाई। संजय भाई, आपकी बात आ गई। देखिए आस्था जी, 10 लोग नाम जाते हैं, 10 लोग में जिला अध्यक्ष का नाम क्यों नहीं है, मुखलाल जी का नाम क्यों नहीं, जो वीडियो फुटेज जिसमें सीधे सीधे जो है चैलेंज कर रहा है उनका नाम क्यों नहीं है। और देखिए आपके मीडिया जगत के लोग पहुंच जा रहे हैं इन आरोपित के पास, आरोपी जितने लोग भी आरोपी हैं वो लोग उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, उनकी बाइट ले रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। और जो इंटरव्यू आपका चैनल पर ले रहे हो खुलेआम कह रहे हैं कि 16 तारीख को तो हम लोग फिर जाएंगे। इसके मतलब माहौल आप बिगाड़ने की बात कर रहे हैं ना, आप चाह रहे हैं कि माहौल उस दिन बिगड़े वहां पे, तो आप जिला प्रशासन के लोग उनको गिरफ्तार करके उनको या जो भी दंडित कार्रवाई करने की कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, पूछताछ क्यों नहीं कर रहे हैं उनसे कि आप किसके उकसाने पर वहां गए, किसके आह्वान पे आप वहां पर गए, कौन आपको लेकर के गया, आपकी मंशा क्या थी, आप क्या चाहते हैं वहां पे, आगे आप क्या करना चाहते हैं। भाई आपके मीडिया जगत के लोग जो है आईडी लेकर के पहुंच जा रहे हैं, माइक लेकर के पहुंच जा रहे हैं, कैमरा लेकर के पहुंच जा रहे हैं, और जिला प्रशासन के लोग, पुलिस प्रशासन के लोग उनको खोज नहीं पा रहे, उनको ट्रेस नहीं कर पा रहे। ठीक है, और जिला अध्यक्ष का नाम क्यों नहीं है उसमें, ठीक है, जिला अध्यक्ष आरोपी क्यों नहीं सवाल है। लेकिन सदन में आप लोग जिस प्रकार हंगामा कर रहे हैं, आप 24 घंटे से ज्यादा सरकार चर्चा करना चाहती है यूपी के विजन डॉक्यूमेंट पर आप इसी मसले को बार बार उठाकर हंगामा कर रहे हैं, और सरकार ये आश्वस्त कर रही है कि कार्रवाई हो रही है। हाउस कम से कम चलने दीजिए, एटलीस्ट पार्टिसिपेट करिए। 2047 यूपी विजन डॉक्यूमेंट कैसा होना चाहिए, विकसित यूपी, उसको लेकर सरकार चर्चा करना चाहती है। हमारे साथ नाजिम खान जी भी हैं, मुस्लिम स्कॉलर। नाजिम जी, आप बताइए, अगर किसी की असहमति है, उनका ये आरोप है कि भाई ये पहले मंदिर था, उसको तोड़ करके मकबरा बना दिया गया, आज भी वहां त्रिशूल है, स्वास्तिक है या और प्रकार के चिन्ह हैं, तो क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं हो सकता कि दोनों पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से इस पर आगे बढ़ें या कोई रास्ता पकड़ें, वहां पर अपनी असहमतियों की लड़ाई लड़ें? हाँ आस्था जी, देखिए जिस तरीके से फतेहपुर के अंदर या मकबरे के पर जो एक तोड़फोड़ हुई है, देखिए बड़ी शर्मनाक घटना है ये, और ये ऐसी घटना की इतिहास के अंदर दर्ज है। और देखिए यहाँ पर जो जिस तरीके से हिंदू संगठनों ने जाके प्रशासन के सामने वहां पे मकबरे के ऊपर जिस तरीके से भगवा झंडा लगाया है, ये भी चिंता का विषय है। और रही बात यहाँ पर कि हम तो देखिए भारत सरकार से भी मांग करते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनसे भी मांग करते हैं कि ऐसे जो हिंदू संगठन है जिन्होंने वहां जाकर सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करी है, उन सभी संगठन को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये संगठन देश के लिए घातक हो सकते हैं। क्योंकि आज तो एक मकबरे की बात है, कल को पूरे देश के अंदर जहां जहां ये बताते हैं कि मस्जिद के नीचे मंदिर छिपे हुए हैं, मंदिर हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं इस तरीके का माहौल आने वाले वक्त में ये बनाने की कोशिश करेंगे, तो इनको ऐसे संगठनों को तत्काल बैन कर देना चाहिए। और देखिए यहाँ पर जो 10 नाम बताए गए, ऊपर से बात एक और कही गई है कि अभी 150 लोग अज्ञात। भी देखिए आपके चैनल के पास भी फुटेज है, सब ने अपने अपने मोबाइलों से वीडियो बनाई है, सबके चेहरे उसमें आ रहे हैं। तो जब सबके चेहरे उसमें आ रहे हैं तो उनके पहचान करके उनके घरों पर चश्मा लगाइए कि भाई हाँ इनके घर पे भी बुलडोजर चलेगा, इन्होंने देश के सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करी है। और एक चीज हो रहा है, आज तक एक चीज हो रहा है जो मैं चीज कहना चाहता हूँ। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर घटना घटी है, तो 1992 में भी आपको पता है किस तरीके का माहौल बना था, तो वही यहाँ पर दोबारा से वही माहौल बनाने की कोशिश करी गई। तो यहाँ पे शासन और प्रशासन शांति से काम लेना चाहिए, और जो दोषी हैं उनको सजा मिले, आरोपी जल्द से जल्द पकड़े जाएं। अब ये ना हो कि भाई वार पलटवार जो है यहाँ पर देखने को मिले, उससे कोई लाभ नहीं होता है। और ज्यादातर ये युवा ही होते हैं जिन पर मुकदमे लग जाते हैं और फिर उनका भविष्य चौपट हो जाता है, सियासतदानों का कुछ नहीं जाता है। एचएस रावत जी, देखिए आस्था जी, मैं नाजिम खान जी को फिर कहना चाहता हूं और सरकार को भी कहना चाहता हूं, जब तक आप संसद के अंदर
ये वर्से पैक्ट 91 का नहीं हटाएंगे जब तक ये कहीं ना कहीं आग सुलगती रहेगी। आज का जो भारत है, आज का जो हिंदुस्तान है और आज का जो पूरा विश्व है, सोशल मीडिया का जमाना है, सबको अपना इतिहास पता है और कोई भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि कृष्ण जन्मभूमि के बगल में ईदगाह हो और वहां पर नमाज अदा की जाए। कोई भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि हम काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए जाते हैं और वहां हमें जाकर के मस्जिद दिखाई देती है। ये लगता है कि हमारी आत्मा को घायल किया हुआ है। और आजाद भारत का मतलब है लोकतांत्रिक तरीके से देश और संविधान से चलना चाहिए। संविधान कभी हिंदुओं रावत जी, आप बहुत भावुक होकर बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप इसको इस तरह अगर बताएंगे कि आप मंदिर दर्शन करने जाते हैं, उसकी भूमि पर अगर कुछ और बना है तो उसे देखकर आहत होते हैं। क्या ये कहना सही है कि हम किसी और धार्मिक स्थल को देख के आहत होते हैं? क्यों होते हैं आहत? वो उनका स्थान है या आपका स्थान है, लेकिन हाँ, जमीन का विवाद है कि जमीन हमारी है तुम्हारी है, किस पर किसका धार्मिक स्थल है, उस पर असहमति हो सकती है। नाजिम जी। हाँ आस्था जी, देखिए अभी इन्होंने कहा कि ज्ञान व्यापी मस्जिद को देख के इनको आहत होती है। देखिए अभी कोर्ट के अंदर केस चला, कोर्ट जो भी फैसला देगा वो हम लोग स्वीकार करेंगे। लेकिन मैं आस्था जी एक बात बताऊं, जब मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी विदेश में जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। तो देखिए हम लोगों को भी बड़ा फक्र होता कि भारत बुद्ध की धरती है। अब ये कहते हैं कि पहले से भारत बुद्ध की धरती नहीं है, भारत राम और कृष्ण की धरती है। अरे मुल्क के वजीर आजम कहते हैं, मोदी जी को समझाइए ना ये बात, मोदी जी को समझाइए। धर्म से निकल के मोदी जी को समझाइए कि बुद्ध की धरती नहीं है ये। ठीक है, चलिए अपनी भावनाएं हैं, लेकिन बहस चलने दीजिए, उनको बात रखने दीजिए। बोलिए नाजिम जी, 10 सेकंड खत्म करिए, फिर रावत जी बोलिए। नाजिम साहब। आप लोग औरंगजेब हाँ देखिए तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कहते हैं कि सर्वे होना चाहिए। अगर इसी बात को अगर बहुत समाज अगर आके खड़ा हो जाता है तो वो कहता है कि हमारे मंदिरों को तोड़कर यहाँ पर नए मंदिर बनाएंगे तो ये देश कहाँ जाएगा? एक छोटा सा देश राफ्टर बनाकर पूरी दुनिया के अंदर। रावत जी, एचएस रावत जी, बात पूरी कीजिए, उसके बाद दीपक जी मंदिर तलाश करे जाते हैं और फिर मैं यशोवर्धन जी का रुख करूंगी। रावत जी 10 सेकंड, बात पूरी कर लीजिए। नया गेम खेल रहे हैं कि बुद्ध की धरती, दलित बुद्ध। इनको ये नहीं पता ये भी कन्वर्टेड हिंदू थे पहले। ये औरंगजेब की डर की वजह से, तलवार की वजह से अरे रावत जी मेरी फिक्र मत कीजिए, अल्लाह का शुक्र है जब इस्लाम को मानने वाला हूं, बड़े पद पर कहता हूं कि भारतीय मुस्लिम हो, मेरी फिक्र छोड़ दीजिए आप लोग। अरे हम लोगों की फिक्र छोड़ दीजिए, भगवान शंकर की अनादिकाल से अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, आप हमारी फिक्र मत कीजिए। पाकिस्तान के सारे मौलवी कहते हैं कि हमें पता है कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, लेकिन यहाँ के मौलाना, यहाँ के नाजिम खान जैसे कहते हैं कि हम तो वहां से इंपोर्ट होकर के आए सऊदी अरब से। सब जानते हैं, लेकिन हम फिलहाल वर्तमान में हैं और शांति बनी रहे। ये चीज और ये इस तरह की जो लड़ाई है या इस तरह का जो क्लेम है वो किसी हिंसक झड़प का रूप ना ले ले। संजय चौधरी जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता, लेकिन उससे पहले एक कमेंट, यशोवर्धन आजाद जी हमारे साथ हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी। सर, ये आपसे समझना चाहेंगे कि अब इस मामले में, अब देखिए यहाँ पर एक बार तो हमने देखा कि किस तरीके से बात बहुत बढ़ गई, लेकिन फिर भी उसको संभाल लिया गया। अब यहाँ से आगे क्या एहतियात बरती जाएगी? नहीं, मैं नहीं समझता हूं कि इस इशू को संभाल लिया गया। ये जो ऐसी गलतियां होती हैं जान के होती हैं। एक जिला प्रशासन जिसे मालूम है ये विवाद चल रहा है, चाहे ये विवाद बाहर पार्लियामेंट में हो, चाहे कोर्ट्स में हो, चाहे कोई कहीं भी हो, इससे जिला प्रशासन को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और पुलिस नपुंसक बन के भाग जाए कुछ लोग लाठी लेके, उन्हें लाठी चार्ज करना चाहिए था, उन्हें तत्काल टीयर गैसिंग करनी चाहिए थे और किसी भी हालत में लोगों को नहीं घुसने देना चाहिए। ये दुख की बात है कि हिंदू और मुस्लिम आपस में बैठ के ऐसे विवाद को नहीं सुलझा सकते हैं। अगर वो नहीं सुलझा सकते हैं तो कम से कम कानूनी व्यवस्था तो ऐसी होनी चाहिए कि जो चीज़ जैसी है वो बरकरार हो। और मुझे दुख है इस बात का 21वीं सदी में ऐसे धार्मिक विवाद लाला के हमारा देश कभी प्रगति पे नहीं जाएगा, बस इसी चीज में फंसेगा। 3 बटालियन हमारे साथ बीजेपी नेता संजय चौधरी जी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संजय जी, अब इस मामले में देखिए कहा जा रहा है कि क्या ये संभल पार्ट 2 तो नहीं बन जाएगा, इसको संभाला जाना चाहिए, कार्रवाई जो होगी, जांच जो चलेगी, लेकिन अब आगे क्या होगा? ये मकबरा है जिसके ऊपर भगवा झंडा फहरा दिया गया, वो कह रहे हैं यहाँ पर मंदिर है, वो वहां पर नमाज पढ़ने आते हैं और आगे भी आएंगे, कोशिश करेंगे। देखिए वो जो स्थिति है, वहां मंदिर है, मकबरा है या जो भी चीज है, भारत के संविधान के अनुसार उसका निर्णय होगा।
भारत का संविधान कहता है कि अगर रेवेन्यू का कोई डिस्प्यूट है तो रेवेन्यू के बेसिस पर उसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, उसके तथ्यों को देखा जाएगा, तथ्यों को देखने के आधार पर उसके स्वामित्व का निर्धारण होगा। यह भारत का संविधान कहता है। यथास्थिति बनाए रखने के लिए जिन्होंने भी लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लिया है उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई की गई है। कार्रवाई करने के बाद उनको पकड़ा गया है। निर्णय वहां की स्थिति का क्या है, यह रेवेन्यू का करेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं देती है। संविधान सम्मत कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है। जो भी आज की स्थिति है, प्रशासन पढ़ाई करेगा। बड़ी संख्या में जो लोग दोबारा इस तरह की घटना तो नहीं होगी ना? निश्चित रूप से प्रशासन आप भी मान रहे हैं ना कि कानूनी रास्ते से इस लड़ाई को लड़ाना चाहिए। प्रशासन ने इस पर कार्रवाई की है, लेकिन इसे राजनीतिक रूप देने वाले राजनीतिक दलों को, जिसमें इनके कार्यकर्ता शामिल हैं, दुर्भाग्य की बात है। और शांति भंग करने के लिए न केवल वहां पर यह काम किया गया, बल्कि उत्तर प्रदेश के सदन में सपा ने तो पार्टी से निकाल दिया है। यही मतलब जिसको काम कराना है उसको पहले उसको पार्टी से निकाल दो। यह बहुत सोची समझी राजनीति है। शांत उत्तर प्रदेश के वातावरण में यह कंकड़ फेंकने की जो राजनीति है, सामाजिक विद्वेष उत्पन्न करने की राजनीति है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और आज इसको राजनीतिक स्वरूप देते हुए उत्तर प्रदेश की सदन में देकर इसको जिस प्रकार से बड़ा किया गया है, वो और दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बीजेपी की कार्यकर्ता की राजनीति करना चाहते हैं, एकदम जोश में आकर और सबको अपने साथ कर रहे हैं कि मैं सनातनी हूं और वहां पर नारे लगाए, पुलिस को धकेला और उसी के ही नेतृत्व में सारी भीड़ आगे बढ़ी। आस्था जी अगर बात ये बार बार कर रहे हैं कि निष्पक्ष जांच, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, हमने तो कार्रवाई कर दी। हमने तो पप्पू सिंह चौहान को तुरंत जो हमने निकाल दिया। इन्होंने अपने जिलाध्यक्ष को क्यों पाल पोस रखा है? वाह, ये बताने के लिए पर्याप्त है ना कि इसके पीछे कौन है, जिलाध्यक्ष को असली चेहरा कौन है इसके पीछे? समाजवादी पार्टी। और देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका, तुरंत उस आदमी को निकालना बताता है कि वो दोषी है, वो दोषी है आदमी। और उसी समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की दंगे की राजनीति में आगे झोंकने के लिए कृत्य किया गया है। उत्तर प्रदेश ऐसे दंगाइयों को बख्शने वाला नहीं है। सारे के सारे दंगाई आप दोनों पप्पू सिंह चौहान से पल्ला झाड़ रहे हैं। सपा ने उसे निष्कासित कर दिया और संजय जी, अब उसे बीजेपी में तो नहीं लिया जाएगा ना? या दीपक जी, वापस सपा में तो नहीं ले लिया जाएगा ना मामला ठंडा पड़ते ही? भूमाफिया आपका जमीन कब्जा करने पहुंचा था वहां पे। समाजवादी पार्टी में पाए जाते हैं, लेकिन कार्रवाई करो। सरकार ऐसे अरे भूमाफिया आपका नहीं है। अरे आपका जिलाध्यक्ष भूमाफिया जांच करा लो। आप जमीन कब्जा करने गया था वहां पे। कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप और उस पर राजनीति का दौर शुरू हो चुका है। वक्त का तकाजा है, मुझे शो यहीं खत्म करना है। आप सभी लोगों का धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। तो फतेहपुर विवाद को लेकर विधानसभा के मानसून सत्र में भी माहौल गर्म ही रहा। विपक्ष ने इसे लेकर तीखे तेवर दिखाए तो सरकार की तरफ से भी पलटवार धुआंधार रहा। अखिलेश यादव और ओवैसी ने इस मामले को समाज को बांटने की कोशिश वाला बताया तो केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसते हुए कहा कि गुंडे, माफिया और दंगाई सैफई परिवार के भाई। तो इस हंगामे में समाजवादी पार्टी के एक नेता पप्पू सिंह चौहान का नाम सामने आया तो सपा ने उसको निष्कासित कर दिया है। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, अब बने रहिए हमारे साथ।